हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज अब्बा सरोज और आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, आज ये जो है सेट 4 है, माइंस लेजिस्लेशन का पोर्शन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सेट 4 है। इस सेट 4 में हम क्या चर्चा करेंगे, तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि हम जयंत कुमार जायसवाल की जो बुक है ऑब्जेक्टिव वाली, बेसिकली ये कंपोजिट माइंस लेजिस्लेशन की ही बुक है। इसी से रिलेटेड आपका सारा इसमें दिया हुआ, लाइक आपका माइंस एक्ट, माइंस रूल, ठीक है, माइंस रूल, माइंस रेस्क्यू रूल, उसके बाद आपका CMR, ठीक है, ये सब क्या लेजिस्लेशन पोर्शन है। तो इसी से सारा ही आपका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ। देखो भाई, एक बात बता दूं, ठीक है, बहुत बढ़िया से दिमाग में बैठा लो, इसमें बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं। इतना पढ़ लोगे ना, बहुत काम आपका माइंस लेजिस्लेशन पोर्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही बढ़िया इसमें दिया हुआ। कुल मिलाकर 28 सेट है इसमें। अभी सोच लो, अभी हम चौथे नंबर पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 28 सेट जो है पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा कवर करेंगे। जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो सर्च नहीं कर पा रहे हैं, भाई कहाँ दूसरा सेट तीसरा सेट क्लियर है, चुपचाप हमारे प्लेलिस्ट पे जाओगे आप। प्लेलिस्ट में आप देखोगे, आपको लिखा होगा जयंत कुमार जायसवाल वाली बुक, जयंत कुमार जायसवाल, यहाँ पे माइंस लेजिस्लेशन प्लेलिस्ट में आ जाएगा। ठीक, तो उस पर क्लिक करोगे तो सारा सेट 1, सेट 2, सेट 3 लाइन बाय लाइन आ जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक, चलो, बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चलो बढ़ेंगे सेट 4 पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, कमेटी मीन्स द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन व्हाट ऑफ द माइंस एक्ट 1952। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो माइंस एक्ट 1952 से सिंपल, मैंने बहुत बार बताया, आपको 1000 बार बताया है कि जब ये पूछे कमेटी वर्ड दे दे और पूछे माइंस एक्ट 1952 में जो कमेटी होती है उसका मतलब क्या होता है, जो किस सेक्शन के तहत बनाया जाता है, सेक्शन 22, 22A, 18 या फिर 12। तो ये सबको पता है, बच्चों को पता है कि भाई सेक्शन 12 जो है ना, सेक्शन 12 इसके तहत जो है, इस सेक्शन के तहत कमेटी का गठन किया गया है माइंस एक्ट 1952 में। ठीक, चलो समझ में आ गया। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अंडर रेगुलेशन 8 ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017, in which form will the honor agent manager send the complete detail of all person who died and suffered serious physical injuries in the accident to a chief inspector? क्वेश्चन में कह रहा है कि रेगुलेशन 8 में, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 8 में, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेगुलेशन 8 में दिया क्या हुआ है। तो रेगुलेशन 8 में आपका क्या दिया हुआ है? नोटिस ऑफ डेंजरियस अकरेंस और एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये दिया हुआ आपका रेगुलेशन नंबर 8 में। तो वही लिखा हुआ अंडर रेगुलेशन 8 ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017, किस फॉर्म में ऑनर एजेंट मैनेजर जो है कंप्लीट डिटेल भेजेगा उस पर्सन का जो जिसकी मृत्यु या फिर सीरियस फिजिकल इंजरीज अगर उसकी हो गई है एक्सीडेंट में, तो वो चीफ इंस्पेक्टर को भेजेगा। ठीक है, तो किस फॉर्म में ये चीज़ मैंशन किया गया है? फॉर्म 4, फॉर्म 4A, फॉर्म 4B, फॉर्म 4C। तो CMR के सारे जो फॉर्म जहाँ पे मैंने बताया है वो वाला क्लास जाके देखना है, वहाँ पे फॉर्म 4B में आपको ये देखने को मिलेगा। फॉर्म 4B ये किधर मिलेगा आपको? तो ये जो है 4B में क्या दिया हुआ आपका? पर्टिकुलर्स ऑफ डिसीज और इंजर्ड पर्सन। ठीक, ये दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इफ द नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन अंडरग्राउंड माइन इज मोर देन 100, then it is necessary to set up a rescue room if there is no rescue station within a radius of how many kilometer। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे पहली बात तो ये अंडरग्राउंड माइन की बात कर रहा है और रेस्क्यू रूम की बात कर रहा है, रेस्क्यू स्टेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन जो है आपका रेस्क्यू रूल का क्वेश्चन है। ठीक, रेस्क्यू रूल 1985, हमें ये चीज़ से क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे बोलता है, अच्छा एक चीज़ और मुझे लग रहा है बहुत टाइम से कि यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं रेस्क्यू रूल में, रेस्क्यू और माइंस रूल में जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, रेस्क्यू क्वेश्चन उठाकर रूल में लगा दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। माइंस रेस्क्यू रूल अलग है और माइंस रूल अलग है। ठीक है, 1955। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन अंडरग्राउंड माइन इज मोर देन 100, तो बोलता है कि किसी भी अंडरग्राउंड माइन में अगर जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनकी जो गिनती है वो अगर 100 से ज़्यादा हो जाती है, तो देन इट इज़ नेसेसरी टू सेट अप अ रेस्क्यू रूम इफ देयर इज नो रेस्क्यू स्टेशन। तो बोलता है कि तब वहाँ पे जो है एक रेस्क्यू रूम सेटअप करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर वहाँ पे कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं है विद इन अ रेडियस ऑफ हाउ मैनी किलोमीटर, कितने रेडियस पे अगर कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं है तो रेस्क्यू रूम बनवाना पड़ेगा।
20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर। तो इसका जो है आपका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? तो भैया रेस्क्यू रूल जो है ओपन करो, फटाफट देखो, उसमें आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर। ठीक है, अगर 35 किलोमीटर के रेडियस में रेस्क्यू स्टेशन नहीं है वहाँ पे, तो रेस्क्यू रूम की स्थापना वहाँ पे की जाएगी, सेट किया जाएगा, वहाँ पे सेटअप किया जाएगा। अगर जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन है उनका जो नंबर है अगर 100 से ज़्यादा हो जाता है गिनती, तब। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये आपको? रूल नंबर 5 में, 5 के 1 में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, रेस्क्यू रूल ओपन करोगे, ठीक है, रेस्क्यू रूल 1985 ओपन करोगे, रूल 5 में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a newly appointed person is an underground mine is taking training under the vocational training rule 1966, यानी कि VTR, MVTR की बात हो रही 1966, then for how many days will it take job training? क्वेश्चन में कहता है कोई न्यूली अपॉइंटेड पर्सन जो अंडरग्राउंड माइन में अगर वो ट्रेनिंग कर रहा है अंडर MVTR 1966 के तहत, तो उसको कितने दिन के लिए जो है जॉब ट्रेनिंग करना होगा? ठीक है, 6 दिन, 12 दिन, 18 या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। आंसर हो जाएगा आपका 12 दिन। ठीक है, 12 डेज के लिए जो है उसको जॉब ट्रेनिंग करना होगा। अगर न्यूली अपॉइंटेड पर्सन अंडरग्राउंड माइन में है तो ट्रेनिंग ले रहा है विद MVTR के थ्रू, तो जो है उसको 12 दिन का जॉब ट्रेनिंग करना होगा। ठीक, कहाँ मिलेगा? रूल 6, किसका रूल 6? MVTR का, यानी माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल ओपन करोगे 1966, रूल 6 पढ़ोगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 5 देखो, सभी खानों के सरफेस पर महिलाओं तथा पुरुषों के लिए अलग अलग पर्याप्त संख्या में लैट्रिन्स और यूरिनल्स बनाए जाएंगे, प्रत्येक कितने महिला या पुरुष पर एक शौचालय होगा? तो यहाँ पे देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहली बात तो ये जान लो कि लैट्रिन वगैरह की जो बात होती है, ठीक है, तो ये माइंस रूल की बात होती है, माइंस रूल 1955। तो कुछ अपना दिमाग लगाना, यहाँ से पकड़ सकते हो आपके कहाँ का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि कन्फ्यूज हो जाओ तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो 50, 100, 25 या फिर 10। तो यहाँ पे क्या पूरा सभी खानों में के सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर महिलाओं तथा पुरुषों के लिए अलग अलग पर्याप्त संख्या में लैट्रिन्स और यूरिनल बनवाए जाएंगे, प्रत्येक कितनी महिला या पुरुष पर एक शौचालय होगा? प्रत्येक यहाँ होता महिला 50 और पुरुष 50 होंगे, तब एक शौचालय यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलेगा आपको? रूल नंबर 33 ओपन करो, 33 का सब रूल देखोगे सेकेंड, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, माइंस रूल का। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नो ऑनर एजेंट और मैनेजर इज अलाउड टू स्टोर और knowingly permit anyone else to store explosive on the property except in compliance with the rules established under। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी मालिक, एजेंट या प्रबंधक खदान परिसर के भीतर बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार किसी भी विस्फोटक का भंडारण नहीं करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को भंडारण करने की अनुमति नहीं देगा। तो किस, यहाँ पे लिखा किस नियम के प्रावधान के अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू CMR 2017 रेगुलेशन 199, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 या फिर CMR रेगुलेशन 183 या फिर 198। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब यहाँ पे एक्सप्लोसिव की बात हो रही है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, ठीक है, 4 ऑफ 1884 देखोगे आप, चेक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे चीज बाकायदा बताया गया है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसको आप रेगुलेशन में भी देख सकते हो, रेगुलेशन नंबर 184 में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, CMR का 184 रेगुलेशन देखोगे आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल ऑफ माइंस रेस्क्यू रूल 1985 री एग्जामिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्रेन पर्सन विल बी डन एवरी। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? किस शेड्यूल के अंतर्गत, यानी माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के किस शेड्यूल के अंतर्गत री एग्जामिनेशन करवाएगा रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का, जो कि कब करवाएगा? हर साल होता है। ये बोल रहा है री एग्जामिनेशन होता है रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का, हर साल होता है। किस शेड्यूल में ये चीज बताया गया है? शेड्यूल 4th, 7th, 5th या फिर 6th। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो रेगुलेशन नंबर आपका 6 है, यानी ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल 6 में जो है ये चीज बताया गया है। तो कहाँ मिलेगा आपको रूल नंबर? पहली बात ये जानो कि शेड्यूल है किस में, तो ये माइंस रेस्क्यू रूल में। ठीक है, रेस्क्यू रूल में आपको शेड्यूल दिए गए हैं। ठीक है, कितने शेड्यूल हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे हमको। सारे लोग खाली यहाँ पे रामायण कथा सुनने नहीं आए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। ये कमेंट करके आंसर बताइए, कितने शेड्यूल हैं हमारे माइंस रेस्क्यू रूल में, कितने शेड्यूल हैं जल्दी से बताएं। ठीक है, और कितने चैप्टर्स हैं ये भी बताओ, चैप्टर्स कितने हैं और शेड्यूल कितने हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शेड्यूल 6। ठीक है, किस रूल में मिलेगा? रूल 22, किसकी? माइंस रेस्क्यू रूल की। ठीक है, और आपका जो शेड्यूल 6 है
इसमें क्या दिया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन दिया गया है रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का, तो उसमें डिटेल में दिया गया है, यहाँ पर री एग्जामिनेशन की बात की गई है, तो शेड्यूल 6 में आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसी दुर्घटना के कितने दिनों के भीतर फैटल और सीरियस बॉडी इंजर्ड से ग्रसित व्यक्तियों का पूर्ण विवरण फॉर्म 4B में चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। अभी यहाँ पे देखो एक ही क्वेश्चन को जो है घुमा घुमा के दो तरीके से पूछा है। पहला तो पूछा किस फॉर्म में भेजा जाएगा, 4B हमें समझ में आ गया। अभी यहाँ पे बोलता है कितने दिन के भीतर, है ना, ये बोल रहा है किसी दुर्घटना के कितने दिनों के भीतर भेजा जाएगा, 14 डेज, 7 डेज, 3 डेज या फिर 50 डेज। आई थिंक ये सबको पता होगा, 7 दिन के भीतर जो है इसको भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर के पास। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ मिलेगा आपको, रेगुलेशन नंबर 8 में मिलेगा। रेगुलेशन नंबर 8 के सब रेगुलेशन 5 देखोगे आप CMR के मिल जाएगा। और मैं बता चुकी हूँ कि 8 में क्या दिया आपका, नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस और एक्सीडेंट दिया गया है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, कितने अधिकतम एवरेज मंथली आउटपुट तक केवल एक ही सहायक प्रबंधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कितने अधिकतम एवरेज मंथली आउटपुट तक केवल एक ही सहायक प्रबंधन की आवश्यकता होगी, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहे हैं। एक असिस्टेंट मैनेजर की आवश्यकता होगी 1000 टन, टू बी डिटरमाइंड बाय रीजनल इंस्पेक्टर या फिर टू बी डिटरमाइंड बाय बोर्ड, टू बी डिटरमाइंड बाय चीफ इंस्पेक्टर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टू बी डिटरमाइंड बाय बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये बोर्ड के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा कितना अधिकतम एवरेज मंथली आउटपुट होगा, तब जो है एक आप असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे आवश्यकता होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टू बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। ठीक है, अच्छा ये जो है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये आपको रेगुलेशन नंबर 30 में मिल जाएगा CMR के। ठीक, अभी रेगुलेशन 30 में दिया क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट दिया है। अपॉइंटमेंट दिया किसका दिया है, असिस्टेंट मैनेजर का। ठीक, तो वहीं मिलेगा हमें, देख लीजिएगा एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी वेंटिलेशन ऑफिसर को अन्य ड्यूटी दी जाती है तो कितने दिनों के भीतर इसकी सूचना रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजी जाएगी। अभी यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ बताऊंगी, CIRI है ना, DGMS, OAM, ये सबको पता है ना, ऑनर एजेंट मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। आई थिंक ये सबको पता होगा। ठीक, तो ये शॉर्टकट में कहीं देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्या लिख दिया भाई। ठीक है, इसको क्लियर रखिए। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी भी वेंटिलेशन ऑफिसर को अन ड्यूटी दी जाती है तो कितने दिनों के भीतर इसकी सूचना RI के पास भेजी जाएगी, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज या फिर नो अदर ड्यूटीज विल बी गिवन एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो अदर ड्यूटी विल बी गिवन एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में सिर्फ दी जाएगी, वैसे कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी इनको। ठीक है, वेंटिलेशन ऑफिसर कोई भी अन ड्यूटी नहीं दी जाएगी। पहली बात तो ये जान लो, ये नहीं लगे हम यहाँ बताने कितने दिन के अंदर। ठीक, ये जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ लॉक कॉयल रोप इज बीइंग यूज्ड इन वाइंडिंग सिस्टम देन व्हाट विल बी द ग्रूव, यानी कि घाट बोल रहा है, ऑफ द हेड गियर पुली। तो बोल रहा है कोई भी लॉक कॉयल रोप है उसको हम वाइंडिंग सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो उसका जो ग्रूव है हेड गियर पुली का वो कितना होगा, 110% ऑफ रोप डायमीटर, 105% ऑफ रोप डायमीटर या फिर 100% या फिर 120%। तो जो रोप का रस्से का जो डायमीटर है उसका 110% बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 105%। ठीक है, तो जो ग्रूव है वो 105% हो जाएगा रोप के डायमीटर का। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किसी सिंकिंग शाफ्ट, सिंकिंग है ये, इसको अच्छा हटा देंगे, किसी सिंकिंग शाफ्ट की गहराई कितने से अधिक होने पर उसमें प्रयोग किए जाने वाले बकेट या अन्य साधन ऊपर से ढका होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो सिंकिंग शाफ्ट, किसी भी सिंकिंग शाफ्ट की जो गहराई होती है, कह रहा है गहराई से कितनी, तो बोल रहा है कि गहराई कितने से अधिक होने पर कितने से अधिक हो जाएगी तो उसमें जो प्रयोग किए जाने वाला बकेट या कोई भी अन्य साधन यूज़ करेंगे हम तो वो ऊपर से ढका होना चाहिए। तो कितने से गहराई से अधिक हो जाएगी, 100 मीटर, 150, 60 मीटर या फिर 45 मीटर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 150 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा एक बार फिर से, 150 मीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिंकिंग शाफ्ट की जो गहराई है वो 150 मीटर से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अधिक हो जाती है, तो उसमें जो बकेट या अगर अन्य कंट्रावेंस यूज़ करेंगे हम वो ऊपर से ढका होगा। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, रेगुलेशन नंबर 4 आप ओपन करोगे, सब रेगुलेशन 4 में जाओगे, CMR के देखने को मिल जाएगा। अभी 84 में है क्या ये तो जान लो पहले। तो वाइंडिंग दिया, वाइंडिंग इज सिंकिंग शाफ्ट। ठीक, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि भाई ये किस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं और कितने मिलेगा मेरे को। वाइंडिंग इज सिंकिंग शाफ्ट आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 84 में। ठीक, फटाफट देख लेना इसको, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन इसके बाद भी लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन 13 देखो,
व्हाट इज द नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर आयरन? प्योर आयरन का नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर बोल रहा है क्या होता है? 650 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस या फिर 1100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हो सकता है कि ये आपका क्वेश्चन पूछ ले, ये एमटी से क्वेश्चन है तो मे बी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। बड़े क्वेश्चन में 14 की तरफ, हॉलेज ट्रैक पर लगाए जाने वाले स्टॉप ब्लॉक रनवे स्विच को, तो यहाँ पे इंटर कपलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, जो हम इंटर कपलिंग करते हैं उस इंटर कपलिंग करने के लिए कौन निर्देश दे सकता है? तो हमें पता है, आपको स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच जो है हमें सर ने बताया था, जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो आप, हॉलेज वाला। ठीक है, तो वो आप देख लेना, सेफ्टी डिवाइस जो बताया था, सेफ्टी डिवाइस इन हॉलेज, वो एक बार देख लेना वाला वीडियो, तो आपको और क्लियर कट हो जाएगा। ठीक, यहाँ में बोल रहा है कि हॉलेज ट्रैक पर लगाए जाने वाले जो स्टॉप ब्लॉक होते हैं, रनवे स्विच होते हैं, इनको इंटर कपलिंग करने के लिए कौन निर्देश दे सकता है? रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर ऑफ माइन कंसर्न या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर जो है ये निर्देश दे सकता है। किसमें मिलेगा ये? रेगुलेशन नंबर 92 में मिलेगा। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 92 की 4B में आप चेक करोगे, CMR के मिल जाएगा। तो 92 में दिया क्या हुआ है? ऑब्वियसली हॉलेज दिया होगा, हॉलेज रोडवेज। ठीक, हॉलेज रोडवेज दिया हुआ है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको। चलो क्वेश्चन 15 देखो, कितने से अधिक ग्रेडियंट होने पर हॉलेज ट्रैक में खड़े सभी टब्स हॉलेज रस्से या लोकोमोटिव से जुड़ी होंगी तथा अच्छी तरह से ब्रेक लगाकर रखी जाएंगी? तो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया है कि कितने से अधिक ग्रेडियंट होने पर, मतलब पहले ही तो बता दो ग्रेडियंट कितने होने पर जो हॉलेज ट्रैक में जितने भी टब्स खड़ी रहेंगी वहाँ पे, तो हॉलेज रस्से या लोकोमोटिव से जुड़ी होंगी, पहली बात, और अच्छी तरह ब्रेक लगाकर रखी जाएंगी। ठीक, तो कितना होगा? ये तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है, हमको लगता है रिसेंट जितने भी माइंस आधार के एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 in 4, 1 in 6, 1 in 20 या फिर 1 in 10। तो 1 in 20 जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आप जाकर देखोगे, CMR में ओपन करोगे बुक और वहाँ पे आप देखोगे इसको। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको? रेगुलेशन नंबर 94। तो रेगुलेशन नंबर 94 में क्या दिया हुआ है? रेगुलेशन नंबर 94 में आपका दिया हुआ है टब्स एंड देयर मूवमेंट। ठीक, टब्स इन देयर मूवमेंट में दिया हुआ है आपका रेगुलेशन नंबर 94 में, वहाँ पे आपको टब्स से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी, वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अंडरग्राउंड माइंस रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल अर्थिंग सिस्टम will be used in electric installation of more than 250 volt and up to 1100 volt in which the fault current will not exceed how many milliampere? क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडरग्राउंड माइन में जो रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल अर्थिंग सिस्टम होता है उसको हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में। अगर 250 वोल्ट से ज़्यादा या फिर 1100 वोल्ट तक अगर हमें इलेक्ट्रिक इंस्टॉल करना है, जिसमें फॉल्ट करंट जो है वो कितने से मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर या फिर 750 या फिर 100 मिली एम्पियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 750 मिली एम्पियर। ठीक है, 750 मिली एम्पियर जो है फॉल्ट करंट जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर हमें इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन करनी है 250 या उससे ज़्यादा या फिर 1100 वोल्ट तक, तो फॉल्ट करंट जो है 750 मिली एम्पियर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अच्छा, ये कहाँ देखने को मिलेगा? क्वेश्चन कहाँ का है ये? रेगुलेशन, रेगुलेशन CMR का नहीं है भाई, रेगुलेशन ध्यान दो, CMR का नहीं है। रेगुलेशन 100 आप ओपन करोगे, किसका? CEAR 2010 का, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। ठीक, ये जो है इसमें आप जाओगे, रेगुलेशन नंबर 100 ओपन करोगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एक बार उसको आप चेक कर लेना। ठीक है, गो थ्रू कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, हॉल रोड के सभी कोनों तथा मोड़ का बनावट इस प्रकार होगा कि उसमें चलने वाले सभी वाहनों के चालकों को कम से कम एक निश्चित दूरी तक साफ साफ दिखाई दे। यह निश्चित दूरी क्या क्या है? ठीक है, पहली बात बोलता हॉल रोड में जितने भी कोने या मोड़ का बनावट ऐसा मतलब रखा गया है, उसमें चलने वाले जो सभी वाहन हैं, उनके जो चालक हैं, ड्राइवर्स हैं, तो कम से कम जो एक निश्चित दूरी जो है उनको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, और ये जो निश्चित दूरी है ये कितनी है यहाँ पे देखने को बोला है 4 ऑप्शन में से। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, 2 times द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 3 times द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर नॉट लेस देन 30 मीटर या फिर नॉट लेस देन 45 मीटर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 times द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका सर्कुलर का क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कुलर टाइप का क्वेश्चन है ये, 9/2008 आप एक बार चेक करोगे। ठीक है, 2008 में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, सर्कुलर क्वेश्चन है ये, एक बार देख लीजिएगा इसको। चलो 18 देखो,
कम से कम कितने लोड पर फ्लूइड एक्सपेंडेबल बोल्ट का डोम वॉशर प्लेट सीधा हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। और कम से कम कितने लोड पर जो ये फ्लूइड एक्सपेंडेबल बोल्ट है उसका जो डोम वॉशर प्लेट होता है वो सीधा हो जाना चाहिए। 20 टन पे 15 टन 8 टन 12 टन लोड अगर होता है तो इसका देखो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, 12 टन, कम से कम 12 टन लोड पर जो फ्लूइड एक्सपेंडेबल बोल्ट है इसका जो वॉशर प्लेट होता है ना वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, 12 टन अगर लोड होता है तो। ठीक, ये भी आपका सर्कुलर क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कुलर क्वेश्चन है 7 2014 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, आंसर की आपको नीचे मिल जाएगा सबसे लास्ट में, जो है अंतिम में जब खत्म हो जाएगा तो आंसर की आपको दूसरे पेज पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन 19 देखो, किसी रेलवे या पब्लिक रोड या पब्लिक वर्क के कितने दूरी के अंदर कोई डीपलिंग बिना चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व अनुमति की नहीं किया जाएगा। तो किसी भी रेलवे, मान लो जान लो रेलवे हो गया, पब्लिक रोड हो गया, पब्लिक वर्क हो गया, तो बोल रहा है कि उसके कितने दूरी के अंदर कोई भी डीपलिंग नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, किसकी कहने पर नहीं होगा, बिना चीफ इंस्पेक्टर के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बोल रहा है कितने दूरी के अंदर, पहली बात तो यही क्वेश्चन पूछ लिया, कितने दूरी के अंदर कोई डीपलिंग नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया। कितने दूरी के अंदर, 30 मीटर, 45, 60 या फिर 75 मीटर। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा 45 मीटर। 45 मीटर के अंदर कोई भी डीपलिंग नहीं होगा अगर मान लो पब्लिक वर्क, पब्लिक रोड, रेलवेज है तो। ठीक, 45 मीटर। ठीक, कहाँ मिलेगा, रेगुलेशन नंबर 119 खोलो और उसके सब रेगुलेशन 1 जाना CMR के मिल जाएगा। ठीक, और अपडेटेड वाला CMR देखना, ओल्ड वाला मत देख लेना उठा के। चलो रेगुलेशन 119 में दिया क्या हुआ है पहले ये भी तो जानो। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको वर्किंग अंडर रेलवे एंड रेलवेज एंड रोड्स। ठीक, ETC। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 20। एट व्हाट टाइम इंटरवल व्हेन द कैलिब्रेशन ऑफ द मिथेनोमीटर बी डन। अब यहाँ पे मिथेनोमीटर जो है इसका बोल रहा है कि इसका कितने इंटरवल पे इसका कैलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, जांच की जाती है। तो एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ, एवरी 6 मंथ या फिर एवरी ईयर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हर तीसरे महीने पे जो है इसका कैलिब्रेशन किया जाता है। ठीक, मिथेनोमीटर का। ये भी सर्कुलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये सर्कुलर टेक का क्वेश्चन है 9 2002 में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन में 21 देखो, क्या फर्स्ट डिग्री गैसी माइन में स्टोन डस्ट बैरियर की आवश्यकता है यदि वह डीपलिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि मान लो, जो बोल रहा है कि फर्स्ट डिग्री गैसी माइन में जो स्टोन डस्ट बैरियर की आवश्यकता होती है अगर वहाँ पर डीपलिंग किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो नेवर, ऑलवेज, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या फिर नन ऑफ दीज। बिल्कुल नहीं, नेवर। ठीक है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, नेवर हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 146 आप एक बार चेक करोगे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, CMR एक बार पढ़ देते हैं इसको। 146 में क्या दिया हुआ है, स्टोन डस्ट बैरियर दिया है, स्टोन डस्ट बैरियर। ठीक है, इसको आप ओपन करोगे 146, आप जैसे ही ओपन कर दो 146 तो वहाँ पे आपको स्टोन डस्ट बैरियर मिलेगा। सब रेगुलेशन 1 पढ़ोगे तो इन एवरी गैसेस सीम ऑफ द सेकंड और थर्ड डिग्री और इन द डेवलपमेंट वर्किंग इन द गैसेस सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री in which there is a likelihood or occurrence of inflammable gas in dangerous quantity, additional precautions shall be taken by providing stone dust barrier to prevent an ignition or explosion from extending from one part of the mine to another. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि अगर डीपिलरिंग हो रही हो तब तो ऐसा नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो ऐसा हम स्टोन डस्ट बैरियर नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक, ये समझ लो। समझ में आ गया। बढ़ देंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लॉन्ग होल फेस की सबसे चौड़ी या मैक्सिमम स्पैन जगह पर हवा की न्यूनतम गति क्या होगी यदि खान फर्स्ट डिग्री गैसी माइन है। तो ऑप्शन दिया 75 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट, 45 मीटर पर मिनट या फिर 60 मीटर पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 मीटर पर मिनट। रेगुलेशन नंबर 160 में आप जाओगे CMR की आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो 160 में आप जो है देखोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ एयर करंट देखने को मिलेगा और एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, डायग्राम टेबल दिया हुआ है और एक साइड लिखा है डिग्री ऑफ गैसीनेस। ठीक है, टेबल दिया हुआ प्लेस वेयर द वेलोसिटी ऑफ एयर इज टू बी मेजर्ड और दूसरे साइड आपका वेलोसिटी दिया है एयर का। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री और यहाँ पे लास्ट में आपका लिखा है थर्ड डिग्री। ठीक, और यहाँ पे फर्स्ट डिग्री गैसी का पूछ रहा है आपसे, मतलब फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट डिग्री दोनों में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम स्पैन ऑफ ए लॉन्ग वॉल,
तो उसके सामने आप देखोगे तो 60 मीटर यहाँ पे लिखा है पर मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक बार चेक कर लेना, मिल जाएगा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है, रिजर्व स्टेशन के कितने मीटर के दायरे में कोई लाइव केबल नहीं गुजरेगा। अब यहाँ पे बोला रिजर्व स्टेशन के कितने मीटर के दायरे में कोई भी लाइव केबल नहीं गुजरेगा, 120 मीटर, 90 मीटर, 60 मीटर या फिर 20 मीटर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 90 मीटर। ठीक है, तो रिजर्व स्टेशन जो है उसके 90 मीटर के दायरे में कोई भी लाइव, ठीक है, लाइव केबल जो है वो नहीं गुजरेगा। ठीक है, ये जान लीजिए, लाइव केबल नहीं गुजरेगा। ये भी सर्कुलर का क्वेश्चन है। ठीक, 24 1962 में आप एक बार चेक करोगे, आपको देखने को मिल जाएगा ये। क्वेश्चन 24 है, what should be the maximum delay between the first and last shot in the blasting of one round in a second degree gassy mine। अभी क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड डिग्री गैसी माइन का पूछ रहा है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो फर्स्ट और लास्ट शॉट करते हैं, जब ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग का जब एक राउंड होता है तो जो पहला और लास्ट शॉट होता है उसमें कितनी मैक्सिमम डिले हो सकती है सेकंड डिग्री गैसी माइन में। 100 मिली सेकेंड, 150 मिली सेकेंड, 60 मिली सेकेंड या फिर 90 मिली सेकेंड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 मिली सेकेंड। ठीक, 100 मिली सेकेंड जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम डिले जो है ये 100 मिली सेकेंड हो जाएगा। नॉर्मली जो ये हम सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए यही परमिशन दिया जाता है, नॉर्मली कंडीशन का ये मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन 25 देखेंगे। आफ्टर ब्लास्टिंग ए स्टोन ड्रिफ्ट ऑल लूज स्टोन्स एंड डेब्रिस विल बी रिमूव फ्रॉम द फेस एंड मिस फायर एंड सॉकेट्स विल बी चेक बाय द वॉशिंग विथ वाटर अप टू हाउ मेनी मीटर फ्रॉम द फेस। क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग करने के बाद सभी ढीला पत्थर तथा डेब्रिस, मतलब मलबा बोल रहा है, ठीक है, डेब्रिस फेस से हटा लिया जाएगा तथा फेस से कितने मीटर की दूरी तक पानी से धोकर मिस फायर एंड सॉकेट की जांच की जाएगी। 1.5 मीटर, 3 मीटर, 1.2 मीटर या फिर 4.5 मीटर। आंसर आपका हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, तो 1.2 मीटर तक पानी से धोकर मिस फायर और सॉकेट की जांच की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है बहुत बार एग्जाम में, जो है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको रेगुलेशन नंबर 205 याद रखना होगा। ठीक है, 205 में क्या दिया हुआ है, तो रेगुलेशन नंबर 205 में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, स्पेशल प्रिकॉशन इन स्टोन ड्रिफ्ट। ठीक, एक बार जाओगे इसको चेक करोगे, एक बार रीड आउट करोगे इसको, तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ यहाँ पे। चलो, तो आज का जो सेट था, सेट 4 हमने कंप्लीट किया। 25 क्वेश्चन थे उसमें, मतलब क्वेश्चन उसमें और भी है, मतलब 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और होंगे, लेकिन वो वेस्ट है, मतलब कोई मतलब है नहीं उसका पढ़ाने का, इसलिए मैं उतना ही लेके आ रही हूँ। हर सेट कंप्लीट कर रही हूँ, और जो है आप इसको देखते जाओ, बहुत ही बवाल क्वेश्चन है यार, कंप्लीट करते जाओगे, अब लेजिस्लेशन पोर्शन आपका कवर हो रहा है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और फिर अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कर देना, ग्रुप पे अगर जहाँ पे भी हो आप, और आपको लग रहा है कि नहीं ये वीडियो जो है शेयर करने लायक है तो बिल्कुल कर दीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप ये वीडियो मिल जाएगा आपको। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। ये देखो यहाँ पे, हाँ, तो ये आंसर की आपका हो गया, यहाँ पे आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड करके बाद में रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई फिर से एक बार रिवीजन कर लिया जाए तो आप रिवीजन कर सकते हो। तो चलो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।